डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। आज भी कुछ ऐसी ही खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। खासतौर से आपको अलग अलग भाग के जरिए जानकारी आज हम देंगे, ना सिर्फ संरक्षित खेती के बारे में, बल्कि मुलाकात कराएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने जैविक खेती के लिए ना सिर्फ अपना जो जीवन है उसमें वो लगातार आगे बढ़े, बल्कि जैविक खेती को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, बाकी लोग भी इससे जुड़ें, इसके लिए भी उनका किस तरह का योगदान रहा। साथ ही बताएंगे ऐसे मौसम में जो हमारी नींबू की फसल किसान लेते हैं, कैसे उसकी उपज वो बेहतर ढंग से ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला भाग, विज्ञान और किसान। किसान बहनों भाइयों, विज्ञान और किसान में लगातार आपको हम नई नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी देते हैं, या इस तरीके की प्रौद्योगिकियां जिनको अपनाकर कृषि क्षेत्र में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी में तकनीक को अगर हम जोड़ते हैं, अगर उसी तकनीक का नाम लिया जाए तो एक है संरक्षित खेती। आमतौर पर हम सभी जानते हैं, ना सिर्फ खुले खेत में हमारे किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, लेकिन संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए गुणवत्ता जो है वो तो अच्छी मिलती ही है, साथ ही उत्पादन भी बेहतर होता है। और ख़ासतौर से हमारे देश में जहां लगभग 85% से ज़्यादा लघु और सीमांत किसान हैं, जोत जो है लगातार छोटी हो रही है। ऐसे में आवश्यकता यही है कि आप गुणवत्ता वाली उपज लें, उत्पादन लें। उसके लिए संरक्षित खेती एक महत्वपूर्ण तकनीक है। क्या फ़ायदा है इस तकनीक का और कैसे आप भी संरक्षित खेती से जुड़ सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जोत की कम होती जमीन की वजह से किसान को घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए शहरों का रुख करने लगा है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास हो गई है और फिलहाल 34% लोग शहरों में रह रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक शहरों की जनसंख्या 46 से 60% के बीच हो जाएगी। जाहिर है, इससे शहरों में खाद्य आपूर्ति का भी दबाव बढ़ेगा। हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की जिम्मेदारी पूरी तरह से गांवों पर है। शहरों की मांग को पूरा करने के लिए किसान ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सहारा ले रहे हैं। इनके दुष्प्रभाव से फसल की गुणवत्ता में कमी आती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर भी असर पड़ता है। इस तरह मौजूदा कृषि पद्धति जाने अनजाने देश की बहुत बड़ी आबादी को बीमार करने में भागीदार बन रही है। संरक्षित खेती दरअसल जैविक खेती का मजबूत आधार है। इसे ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस में किया जाता है। ये हाउस एक तरह की ढकी हुई संरचना है जिनमें कीट और बीमारियों की संभावना कम रहती है, इसीलिए बहुत ज्यादा रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही ये बहुत ज्यादा सर्दी या फिर गर्मी, तेज हवा, भारी बारिश और ओलों से भी फसल की हिफाजत करती है। संरक्षित खेती किसी भी तरह की जलवायु में कारगर है और खुले खेतों के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा पैदावार दे सकती है। इसमें बेमौसमी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। यही वजह है कि किसानों को बेहतर भाव मिल जाता है। इसके अलावा इसमें पानी की भी बहुत कम जरूरत होती है। साथ ही खुले खेतों की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है। इस तरह संरक्षित खेती शहरों की ओर ग्रामीण जनसंख्या का पलायन रोक सकती है। कुल मिलाकर संरक्षित खेती में पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। इस तरह की कोशिश सबसे पहले रोम वासियों ने की थी। 42 से 37 ईसा पूर्व रोमन सम्राट टिबेरियस शीतगृह पद्धति के समान कृत्रिम तरीके से उगाए गए खीरे खाया करते थे। उनके माली
पहिए वाली गाड़ी में खीरे बोते थे। इस गाड़ी को दिन के समय धूप में लाया जाता और रात को ठंड से बचाने के लिए कमरे में ले जाया जाता था। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता कई तरह के पौधे अपने देश ले गए और वहाँ की जलवायु में उन्हें उगाने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करना पड़ा। इटली के वनस्पति उद्यान में पहले लकड़ी की संरचना बनाई जाती थी, बाद में इनकी जगह ज्यादा टिकाऊ ढलवा लोहे के ढांचे तैयार किए जाने लगे। बाद में कांच घर जैसे ग्रीन हाउस का विकास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में प्लास्टिक के आविष्कार से ग्रीन हाउस की नई तकनीक सामने आई। वर्तमान समय में 55 से भी अधिक देश ग्रीन हाउस तकनीक को अपना रहे हैं और 90% हाउस पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली प्लास्टिक की चादरों और कांच के बने हैं। सरकार इनकी स्थापना के लिए आर्थिक सहायता भी दे रही है। तो जाना आपने संरक्षित खेती के क्या फ़ायदे हैं और अलग अलग फसलें जो कि संरक्षित खेती के ज़रिए आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुलाई महीने के कृषि कैलेंडर की। अभी का जो समय चल रहा है, इस दौरान अगर हमारे किसान भाई चाहें तो टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, सावधानी अपनानी होगी या किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा इस महीने में। आइए जान लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर में। जुलाई माह में किसान टमाटर की बुआई कर सकते हैं। टमाटर की संकर किस्म हर प्रकार की भूमि में पैदा हो सकती है। उचित जल निकास एवं मृदा की पीएच मान 6-7 इसके लिए उपयुक्त होती है। टमाटर की खेती के लिए भूमि की 3 से 4 बार गहरी जुताई कर 1 हेक्टेयर खेत में 25 से 30 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। बुआई के बाद ऊपरी सतह पर गोबर की खाद की पतली परत बिछा देनी चाहिए। क्यारी को धूप, ठंड या बरसात से बचाने के लिए घास फूस से ढका जा सकता है। पहली सिंचाई रोपण के बाद की जाती है। बाकी इसके बाद आवश्यकता अनुसार 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना उचित रहता है। समय समय पर निराई भी जरूरी होती है। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा दूसरा भाग, कृषि स्टार्टअप।
किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी एक ऐसे ही किसान जिनका नाम है प्रेमचंद शर्मा, उनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए जौनसर और बावर के दुर्गम इलाके जो हैं यहाँ पर जैविक विधि को प्रोत्साहन दिया, बल्कि अगर आसपास के क्षेत्रों की भी बात की जाए तो वहाँ से किसानों को इन्होंने जोड़ा भी। और इसकी वजह से ना सिर्फ अगर देखा जाए राज्य स्तर पर, बल्कि हमारे अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी कहें तो कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। और जो इनका अतुलनीय योगदान रहा है कृषि क्षेत्र के लिए, उसके लिए वर्ष 2021 को ध्यान में रखते हुए पद्मश्री पुरस्कार के लिए इनका चयन भी किया गया। आइए कैसी रही इनकी कामयाबी की दास्तां, डालते हैं इस पे नजर। प्रेमचंद शर्मा का जन्म वर्ष 1957 में देहरादून जनपद से सटे जनजातीय बहुल्य क्षेत्र जौनसार बाबर के चकराता ब्लॉक के सीमांत गांव अटाल में एक किसान परिवार में हुआ था। 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद को खेती किसानी में विरासत में मिली थी। बचपन से ही प्रेमचंद शर्मा अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और उनसे खेती किसानी के गुर सीखने लगे। पिता के निधन के बाद खेती बाड़ी का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। परंपरागत खेती में लागत के मुताबिक लाभ न होते देख उन्होंने नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1994 में अनार की जैविक खेती से की। सफलता मिली तो इन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में वर्ष 2000 में उन्होंने अनार के उन्नत किस्म के 1.5 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की। यह पौध उन्होंने जौनसार बाबर व पड़ोसी राज्य हिमाचल के करीब 350 कृषकों को वितरित की। अनार की खेती के गुर सीखने के लिए वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जलगांव के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक तक गए। वर्ष 2013 में प्रेमचंद ने देवघार खत के सेज तरानू और अटाल पंचायत से जुड़े। इन्होंने करीब 200 कृषकों को एकत्रित कर फल और सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर कृषि सेवा केंद्र की शुरुआत कर क्षेत्र में खेती बागवानी के विकास में अहम भूमिका भी निभाई। प्रेमचंद शर्मा को खेती में सफल योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार की ओर से किसान भूषण, वर्ष 2014 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की तरफ से किसान सम्मान, भारतीय कृषि अनुसंधान की ओर से किसान सम्मान, वर्ष 2015 में कृषक सम्राट सम्मान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से विशेष उपलब्धि सम्मान, वर्ष 2015 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से प्रगतिशील कृषि सम्मान, वर्ष 2016 में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से उत्तराखंड विस्मृत नायक सम्मान, वर्ष 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जगजीवन राम किसान पुरस्कार और सामाजिक संस्था की तरफ से जसोदा नवीनी सम्मान और अब 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। करीब 3 दशक से खेती बागवानी से जुड़े प्रेमचंद ने जौनसार बाबर में किसानों को आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से सीमांत क्षेत्र के सैकड़ों किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति संवारने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती का रास्ता दिखाया, साथ ही प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। तो देखा आपने प्रेमचंद शर्मा जी जो लगातार कोशिश में लगे रहे हैं कि किस तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जैविक विधि से अलग अलग फसलें ली जाएं और धीरे धीरे जो किसान इससे जुड़ के मुनाफा ले सकें। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान भाइयों बहनों, इस मौसम में हमारे किसान बड़े पैमाने पर बागवानी फसलों की खेती करते हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं नींबू की खेती की, हम सभी जानते हैं कि नींबू एक ऐसा फल है जिसके ज़रिए आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारे नींबू के बागीचे हैं या बागान हैं, वहाँ पर उचित प्रबंधन अपनाना भी बेहद आवश्यक है। और फिलहाल का जो मौसम बना हुआ है या मानसून जैसे ही आता है तो इस दौरान जो नए किसान रुचि रखते हैं नींबू की खेती के लिए, वो भी तैयारी शुरू कर देते हैं। किस तरह की तैयारी होती है, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राधा मोहन शर्मा। अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जब भी वो उत्तर भारत में नींबू की खेती के बारे में सोचें तो ये आवश्यक है कि उन्हें ये जानना कि हमें लाइम लगाना है कि लेमन लगाना है, क्योंकि हिंदी में दोनों ही को हम नींबू कहते हैं। जो जहाँ तक कागजी नींबू की बात है या एसिड लाइम की बात है या जिसको खट्टा नींबू बोलते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, ये प्रायः साइज में छोटा होता है, लगभग 40 से 45 ग्राम का होता है और छिलका इसका पतला होता है, पौधे ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं और इसमें कांटे होते हैं और इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसको ताज़े रस के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जबकि जो लेमन होता है वो आकार में थोड़ा बड़ा, लगभग 50 से 70 ग्राम तक का होता है और सर्दी की जो फसल है वो थोड़ा सा और बड़ा फल हो जाता है, क्योंकि वो प्रायः अचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो और इसमें कांटे नहीं होते या बहुत छोटे कांटे होते हैं और पौधे इसके जो है नीचे की तरफ को झाड़ी नुमा होते हैं और इसमें जो खटास है वो कागजी नींबू की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने दोनों ही कागजी नींबू और लेमन दोनों की ही दो प्रजातियां विकसित की हैं। तो जहां तक कागजी नींबू की बात है तो पूसा उदित और पूसा अभिनव, ये 2 प्रजातियां हैं जिन्हें उत्तर भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और इनकी जो फलत का समय है वो जुलाई अगस्त और फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। जहाँ तक लेमन की बात है, इसकी फलत जो होती है जून और जुलाई और इधर दिसंबर और जनवरी। तो लगभग 4 से 5 महीने तक आप साल में अगर आप पद्धतिवार लगाते हैं लेमन और लाइम दोनों ही, तो आप फल ले सकते हैं। लेमन की जो 2 प्रजातियां संस्थान ने विकसित की हैं वो एक कागजी कला जो कि बहुत पुरानी वैरायटी है और हाल ही में पूसा लेमन 1 एक प्रजाति आई है जो लगभग 20 जून के आसपास पक के तैयार हो जाती है। जहाँ तक इनके रोपण का सवाल है तो उत्तर भारत में एसिड लाइम और लेमन दोनों का रोपण जो है जुलाई और अगस्त का महीना इसके लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसके रोपण के लिए सबसे आवश्यक है कि गड्ढे की खुदाई, लगभग 1 घन मीटर का गड्ढा हमें खोद लेना चाहिए और उस गड्ढे में कम से कम 10 से 15 दिन पूरी तरह धूप लगने के बाद 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के उस गड्ढे को भर देना चाहिए। और ये गृह कार्य जिसको आप कहेंगे होमवर्क, इसको हम मानते हैं, और ये आपका जून के अंतिम सप्ताह तक पूरा हो जाना चाहिए। और जैसे ही जुलाई की पहली बरसात होती है आप लाइम और लेमन दोनों का रोपण कर सकते हैं। दूरी लगभग 4 से 4.5 मीटर हम इसकी रखते हैं। शुरुआत के 1 से 2 सालों में नींबू के रोपण के बाद आप अपने खेत में अंतःसस्यन कर सकते हैं, जिसमें आप दालें लगा सकते हैं और छोटे जो साइज़ की जो फसलें हैं सब्जियों की खास करके, आप उसमें गोभी लगाएं। दालें बहुत अच्छी हैं जिसमें आप मूंग, मसूर, मांस, ये सभी दालों का अंतःसस्यन करें और दूसरी सब्जियों का भी अंतःसस्यन करें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई बड़े आकार की फसल न लगाएं, जैसे उसमें भिंडी न लगाएं, मक्की न लगाएं, इस तरह की फसलों को आप उसमें न लगाएं।
लेमन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सिंचाई बहुत आवश्यक है, खास करके अप्रैल, मई और जून के महीने में, अन्यथा इसमें फल फटने लगते हैं या पत्ते जलने लगते हैं। और जब आप लेमन का रोपण करें तो ध्यान रखें कभी भी अप्रैल और मई, जून में उसका जो थाला है वो उसको बिल्कुल उसकी घास ख़त्म न करे। छोटी छोटी सी घास अगर उसमें आप रखेंगे तो जो सूरज की रोशनी से होने वाला जो नुकसान है इंटेंस लाइट से, वो आपका नहीं होगा। जहाँ तक इसकी उपज की बात है, हमारे पूसा ओतित और पूसा अपना दोनों प्रजातियों में लगभग 1400 से 1500 फल एक विकसित वृक्ष से प्रतिवर्ष लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो तुड़ाई है वर्ष में 2 बार होती है। एक तो जुलाई और अगस्त के महीने में इसकी तुड़ाई होती है, दूसरा फरवरी, मार्च, और अगर तापमान थोड़ा कम रहता है तो 15 अप्रैल तक भी इसकी तुड़ाई की जा सकती है। और प्रति वृक्ष लगभग 1400 से 1500 फल हमें प्राप्त होते हैं, जो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आप आय कमा सकते हैं। उसी तरह लेमन है, लेमन में लगभग 700 साढ़े 700 फल आपको प्रति वर्ष मिल सकते हैं और इससे भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई की जा सकती है। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से तकनीकी जो है वो मदद कर रही है कृषि क्षेत्र में भी। और इसी कड़ी में अगर हम डिजिटल भारत की भी बात करते हैं तो अब अलग अलग पोर्टल और ऐप्स हैं जिस पर हमारे किसानों को जानकारी दी जाती है। फिलहाल आज जिस ऐप के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर गेहूँ ऐप। किस तरीके से किसानों को ये मदद पहुँचा रही है, आइए देखते हैं। गेहूं डॉक्टर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। इस ऐप में जानकारी के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि किसान समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। ये मुख्य रूप से गेहूं की बीमारियों, कीड़ों, किसी भी क्षेत्र की मुख्य बीमारियों, किसी क्षेत्र की रोग प्रतिरोधी किस्मों, IPM रणनीतियों और फसल कटाई के बाद के भंडारण प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस जानकारी का उपयोग करके किसान अपनी फसल की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उसमें होने वाले रोगों, कीड़ों की पहचान कर सकते हैं। तब वो उस कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित तरीका अपना सकते हैं। ये किसानों को उनकी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। ये मुख्य हानिकारक कीड़ों को उनकी तस्वीरों के साथ उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है ताकि किसान उन्हें आसानी से पहचान सके। ये ऐप न केवल बीमारियों और कीड़ों के बारे में जानकारी देता है बल्कि इस फसल के एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं के साथ साथ गेहूं की कटाई के बाद फसल के भंडारण के दौरान सुरक्षित भंडारण और कीट प्रबंधन की भी जानकारी देता है। और आइए अब खासतौर से नजर डालते हैं सोशल मीडिया ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कोविड-19 की प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारे देश के किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान के कारण ही इस संकट की घड़ी में भी कृषि क्षेत्र देश की विशाल जनसंख्या एवं पशुधन का भरण पोषण करने में पूरी तरह से सक्षम व पूरी तरह ताकतवर साबित हुआ है। तो फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आप DD किसान के YouTube चैनल पर देख सकेंगे कृषि दर्शन। साथ ही इससे पहले भी कृषि दर्शन के जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं उनकी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी YouTube के माध्यम से देख सकेंगे। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।